नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटन टेक यूट्यूब चैनल। तो फाइनली हम एक और सीटीएफ वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं। एक टेक्निकल वीडियो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, मिसिंग था। तो आज फाइनली वो आपको देखने मिलने वाला है कि हम टेक्निकल काम कर रहे हैं, साइबर में कुछ हैक कर रहे हैं, कुछ ऑफेंसिव टेस्टिंग कर रहे हैं। तो फाइनली एक सीटीएफ वीडियो, और ये एक नई मशीन है ट्राइहैकमी से, जो कि जिसका नाम है हैक पार्क। ये एक विंडोज़ बेस्ड मशीन है। और बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत टाइम बाद हमने कोई टेक्निकल वीडियो लेके आया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ काफ़ी सारे व्यूज़ आएंगे इसमें। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप कर दो यार। सपोर्ट रहेगा तो मैं ज़्यादा वीडियोस डालूंगा सीटीएफ पे। तो हैक पार्क एक विंडोज मशीन है, एक ओएससीपी लाइक मशीन है मेरे हिसाब से। तो जो भी लोग ओएससीपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो देखना चाहिए। तो एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग अटैक पाथ होगा इसमें। और एक और बात कि ये मशीन आपको टीएचएम के वाउचर में ही मिलेगी, ये फ्री मशीन नहीं है। ठीक है, आपको वाउचर लेके ही ये मशीन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मशीन है और काफ़ी कुछ सीखेंगे हम नया इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। इसको मैंने चालू किया हुआ है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम एक एक करके, जैसे हम आगे बढ़ेंगे मशीन पे, उसको हम आंसर करते रहेंगे जो भी इसने पूछा है। सबसे पहले तो आप मशीन चालू कर लो, यहाँ पे आईपी मिल चुकी है, कंप्लीट कर लो इसको। जो जिसमें आंसर नहीं होता, नेम ऑफ द क्लाउन डिस्प्लेड ऑन द होम पेज। तो ये जो आईपी है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर मैंने पहले से ही खोल के रखा है। तो ये एक क्लाउन है जो कि होम पेज पे, जिसकी इमेज दिख रही है आपको। आपको लग रहा होगा एक इनिशियल ग्लांस में कि ये वर्डप्रेस वेबसाइट है, क्योंकि यहाँ पर एक पोस्ट दिख रहा है। वर्डप्रेस लाइक वेबसाइट है, लेकिन ये एक ब्लॉग इंजन करके एक फ्रेमवर्क है, एक वर्डप्रेस लाइक ब्लॉगिंग मैनेजमेंट टूल है। लेकिन ये वर्डप्रेस नहीं है। तो इसको क्लिक करके पहले तो ये क्वेश्चन पूछा है इसने कि इस क्लाउन का नाम क्या है। मैं वैसे ज़्यादा सीरीज और मूवीज देखता नहीं हूँ, तो मुझे ऐसे देख के पता नहीं लगा सकता कि है क्या ये। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, आप रिवर्स इमेज सर्च कर सकते हो। मतलब वो ऐसी इमेजेस दिखाएगा आपको जो इससे सिमिलर होंगी, और गूगल से जो दूसरे सर्च इंजन हैं लाइक याहू, बिंग वगैरह से भी आपको रिजल्ट्स दिखाएगा। लाइक गूगल लेंस होता है ना, तो गूगल लेंस एक फोटो को एनालाइज करके दिखाता है कि बाकी और कौन कौन सी इमेज इससे सिमिलर हैं इंटरनेट पे, और वो कौन कौन सी वेबसाइट्स पर हैं। तो वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इस इमेज के बारे में। और मतलब ये एग्जिफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एग्जिफ मतलब जो इमेज के हेडर्स होते हैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक्चुअली में आपको ट्रेस बैक करना है कि ये इमेज कहाँ से आई है, इसका सोर्स क्या है और किससे रिलेटेड है। तो आप रिवर्स इमेज सर्च कर सकते हो, आप हर हर फोटो के साथ कर सकते हो, सिर्फ ये नहीं है। तो ये एक नया कंसेप्ट हम सीख सकते हैं। तो आप गूगल में सर्च कर लो रिवर्स इमेज सर्च, आपको बहुत सारे साइट्स मिल जाएंगी, और किसी भी साइट पर जाके आप कर सकते हो ये काम। तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दूसरी साइट चूज करता हूँ, और ये जो आपको इमेज दिखी है यहाँ पे, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, और इस वाले सर्च इंजन पे आपको इसको अपलोड कर लेना है। सो लेट्स अपलोड द इमेज। स्लो है थोड़ी मेरी साइट, image.jpg। और अभी सर्च करेगा अलग अलग सर्च इंजन से सिमिलर इमेजेस के लिए। सो देखते हैं सबसे पहले गूगल से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब देखो, मैंने गूगल लेंस का यूज़ किया है यहाँ पे इस इमेज के बारे में जानने के लिए। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सिर्फ ये इमेज थी, कोई कैप्शन नहीं था। तो यहाँ पर मुझे कुछ इमेजेस मिली है सिमिलर बहुत सारी साइट से। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट जो मूवी थी उसका ये जोकर है। अ, जो इसका नाम है मुझे नहीं पता, मैं अभी इजीली सर्च कर सकता हूँ कि इट मूवी में इस जोकर का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, ये शायद पेनी वाइज है इसका नाम। कुछ कुछ जगह पे मुझे यहाँ पे नाम दिख रहे हैं इसके। सो लेट्स ट्राई पेनी वाइज। वरना आप गूगल से और भी मतलब ऐसे कनेक्ट कर करके नाम पता कर सकते हो। सबमिट। यप, इट्स राइट। सो अगर आप हिंट देखोगे ना यहाँ पे, तो रिवर्स इमेज सर्च ही दिया हुआ है। तो ये आप कर सकते हो, और बहुत इजी है ये काम करना। और कोई ओसेंट करना होगा किसी के बारे में, ओसेंट में बहुत यूज होता है ये, इमेज से किसी की इन्फो निकालना, कहाँ कहाँ से ट्रैक करना। और ये आप कर सकते हो। वैसे ये ओएससीपी के लिए नहीं आएगा, मतलब ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है ओएससीपी का, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो। तो अब ट्राई करते हैं मशीन पर एक्चुअली में इन्यूमरेशन करना और आगे का एक्सप्लॉयटेशन पूरा। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर पहले आपको nmap पोर्ट स्कैन कर लेना, जैसे हम हमेशा करते हैं। सो nmap pncv5। सो ये इसकी आईपी है। लेट्स सी कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। तो पोर्ट नंबर 3389 ओपन है, मतलब ये आरडीपी पोर्ट ओपन है। और पोर्ट 80 तो ऑब्वियसली हमने देख ही लिया जो ओपन है। तो ये दोनों पोर्ट्स काम आ सकते हैं हमको आगे। लेकिन ये यहाँ पर जो है वेलकम टू हैक पार्क, यहाँ पर आप इन्यूमरेट करो वेबसाइट पे कि आप क्या क्या कर सकते हो। यहाँ पर टॉप नेविगेशन में मुझे 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, होम, आर्काइव, कॉन्टैक्ट और लॉगिन।
तो सबसे पहले मैं वहाँ पर जाऊँगा जहाँ पर मुझे पोटेंशियली आगे का पाथ पता चल जाए या वही पाथ हो। तो मैं लॉगिन पे जाऊँगा। सबसे कॉमन है कि आप अगर लॉगिन पे जा रहे हो, आपको लॉगिन पेज दिख रहा है, तो आप उसको ब्रूट फोर्स कर सकते हो या आप गेस कर सकते हो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। जैसे मैंने यहाँ पर एडमिन किया हुआ है, तो ये पहले से आ रहा है। तो एडमिन मोस्ट कॉमन होता है। बाकी पासवर्ड आप ट्राई कर सकते हो एडमिन एडमिन, लेकिन ये आएगा नहीं एडमिन पासवर्ड। अगर डिफ़ॉल्ट नहीं होगा तो वो पासवर्ड आपको नहीं दिखाएगा, लॉगिन फेल्ड बताएगा। ये ब्लॉग इंजन डॉट नेट के बारे में आप सर्च करो कि इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या होता है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, सो बोथ एडमिन ही होता है, लेकिन मैंने चेक किया था बोथ एडमिन वो था नहीं। तो इतना पता चल गया कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप कोई और तरीका इन्यूमरेट करो और डरबस्टर करो, गोबस्टर करो, डायरेक्टरीज फाइंड करो, फाइल्स फाइंड करो। तो वो हम कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर मैं गोबस्टर भी यूज़ कर लेता हूँ। dir -u http और -w वर्ड लिस्ट कौन सी देनी है आपको, यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट डरबस्टर डायरेक्टरी लिस्ट 2.3 मीडियम थ्रेड्स कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास यूआरएल्स आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत बहुत कुछ दिखा रहा है। मतलब ये होता है कि जब कस्टम आप पेज बना देते हो ना 404 के लिए, तो आपको हर चीज़ में 200 का रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन वेबसाइट पर जाओगे उस पेज को देखने के लिए तो 404 कस्टम मैसेज आएगा। तो ये इतना काम का नहीं होता है, बहुत सारी नॉइज़ होती है इसमें। तो आप अगर देखोगे तो स्लैश एडमिन भी यहाँ पर हमको मिला है। सो स्लैश एडमिन, लेट्स कॉपी दिस और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एडमिन। क्या आता है यहाँ पे, लॉगिन ही बता रहा है, जस्ट लाइक वर्डप्रेस ये लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप बहुत बहुत सारे आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे, लेकिन मैं अभी यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि लॉगिन पेज से ही कुछ करना होगा। सो मैं यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई कर लेता हूँ इफ़ पॉसिबल, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड लॉग इंजन में नहीं होगा। आई थिंक ब्लॉग इंजन के बारे में एसक्यूएल सर्च करो। सो एसक्यूएल का कोई मुझे इशू नहीं मिल रहा है जो कि पब्लिकली रिवील्ड है, एक्सपोज्ड है, कुछ एक्सप्लॉइट है उसका। सो एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं है, एक्सएमएल एक्सटर्नल एंटिटी है यहाँ पे, लेकिन एसक्यूएल नहीं है। सो एसक्यूएल ट्राई भी कर सकते हो। एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पे मुश्किल है जो कि बहुत पब्लिक है एसक्यूएल मिलना, अगर वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है तो, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं। नो इट्स नॉट पॉसिबल। सो आप एक चीज़ कर सकते हो जो मैंने पहले बोला था कि आप ब्रूट फोर्स करो। तो आपको अगर ऑनलाइन ब्रूट फोर्स करना है, आपके पास हैशेस नहीं है, तो आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो बहुत पॉपुलर टूल्स हैं ऑनलाइन ब्रूट फोर्सिंग के लिए। सबसे पॉपुलर है हाइड्रा, जो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, तो वही हम यूज़ करते हैं यहाँ पे फिर से। सो हाइड्रा का कुछ सिंटैक्स होता है जो कि ध्यान से आपको बनाना पड़ेगा, तो वो मैं सिंटैक्स आपको समझा देता हूँ। लेकिन एक और बात यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको सिंटैक्स, तो आपको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि क्या मतलब हाइड्रा के जो जो ऑप्शंस हैं उनका मीनिंग क्या होता है। तो ब्रूट फोर्स करना है ना, तो आपको धीरे धीरे यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो। मैं जो यूज़ करूँगा मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। व्हाट रिक्वेस्ट टाइप इज द विंडोज वेबसाइट लॉगिन फॉर्म यूजिंग। तो लॉगिन फॉर्म अगर आपको देखना है कि कौन से टाइप की रिक्वेस्ट यूज़ हो रही है, तो मोस्ट कॉमनली लॉगिन में या कोई भी आप इन्फो भेजते हो सर्वर पे, जो सर्वर पे जाके प्रोसेस होनी चाहिए, सो आप पोस्ट यूज़ करते हो उसमें। लेकिन नेटवर्क टैब पे देख लेते हैं जस्ट फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पर देखो पोस्ट ही आ रहा है, मेथड पोस्ट नॉर्मल है, हर जगह पोस्ट ही यूज़ होता है। सो लेट्स ट्राई पोस्ट डालते हैं यहाँ पे, सिंपल था। अब आते हैं ब्रूट फोर्स के लिए। तो ब्रूट फोर्स करने बोल रहे हैं आपको, तो हाइड्रा ये कमांड आप कॉपी कर लो। इसको मैं समझाऊंगा आगे कि ये मीनिंग क्या है इसका। सो कॉपी करके यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पर लेफ्ट से चालू करते हैं। यूजर नेम, तो यूजर नेम मैं एडमिन चूज कर रहा हूँ। जनरली इन सारे टूल्स में ना आप एक चीज कांस्टेंट रख लो, या तो एडमिन मतलब या तो यूजर नेम या तो पासवर्ड। मोस्ट कॉमनली यूजर नेम ही कांस्टेंट होता है। अब चाहे तो यूजर नेम के लिए भी वर्ड लिस्ट यूज कर सकते हो, लेकिन जनरली इजी या मीडियम चैलेंजेस में ना वो इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं होती हैं। आप पासवर्ड ब्रूट फोर्स करो, वो भी आपका काम चल जाएगा। आप यूजर नेम गेस कर सकते हो। सो यूजर नेम कॉमन क्या होते हैं, गेस्ट, रूट, एडमिन और कुछ जो इस स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए होंगे। लाइक यहाँ पर पेनीवाइज हो सकता है एक पोटेंशियल यूजर नेम, या हैक पार्क यूज हो सकता है। जो भी कॉमन नाम है इस पर्टिकुलर मशीन के लिए, या जो होम पेज पे आपको दिख रहे हैं क्यूल वगैरह करो, वो वहां से वर्ड लिस्ट बना लो, तो वो भी आप यूज कर सकते हो।
लेकिन मैं सिर्फ एडमिन दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, और पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करना है, पासवर्ड को इन्यूमरेट करना है एक वर्ड लिस्ट से। तो माइनस स्मॉल एन देना है अगर आपका यूजर नेम कॉन्स्टेंट है तो, और कैपिटल एल देना है अगर आप इन्यूमरेट करना चाहते हो किसी फाइल से। सो वर्ड लिस्ट रॉक्यू यूज करेंगे मोस्ट कॉमन, और आईपी मुझे यहाँ पे निकालनी पड़ेगी आईपी। सो इसका HTTP आप हटा दो। ओके, तो ये पूरा कमांड नहीं है, ठीक है? अगर आप इसको ऐसे चलाओगे तो ये नहीं चलने वाला, आपको बहुत सी क्रूशियल इंफॉर्मेशन देनी है अभी आपको इसके बाद। तो यहां पर मैं डबल कोट्स में कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये जो लॉगिन हो रहा है वो उसका एंड पॉइंट क्या है। देखो, लॉगिन का एंड पॉइंट ये है, हमको समझ आ गया। लेकिन ये चीज तो एक चीज है, दूसरी चीज आपको देनी है कि पोस्ट बॉडी क्या है, पूरी पोस्ट बॉडी आपको पेस्ट करनी है। और इस हाइड्रा टूल को ये बताना है कि यूजर नेम कहाँ डालना है और पासवर्ड कहाँ डालना है, जस्ट लाइक बर्ब स्विट इंट्रूडर। वहां पर आप पोजीशन बनाते हो ना पेलोड की कि इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट बॉडी में या हेडर में या गेट पैरामीटर में ये वैल्यू है जिसको इन्यूमरेट करना है, तो इसको भी बताना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली पोस्ट बॉडी जा क्या रही है। तो आप चाहे तो बर्ब स्विट यूज कर लो, रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लो, या तो आप नेटवर्क टैब से भी उठा सकते हो अ, अगर आप इतने एफिशिएंट हो तो। लेकिन यहाँ पर मैं बर्ब स्वीट से आपको बता देता हूँ कि कैसे करते हैं बर्ब स्वीट। बर्ब चालू हो चुका है, प्रॉक्सी सेट हो चुकी है, लेट्स गो टू बर्ब, इंटरसेप्ट ऑन करते हैं और लॉग इन करते हैं। ये आपको रिक्वेस्ट मिल गई, इसको आप रिपीटर में डाल के बर्ब को ऑफ कर दो और प्रॉक्सी को भी हटा दो। अभी हमारा कोई बर्ब का काम नहीं होने वाला आगे, टर्न ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर रिपीटर में जाके आप देख सकते हो कि ये जो पूरा जो एंड पॉइंट है जहाँ पर लॉगिन हो रहा है इसको आप डाल दो। सबसे पहले आपको यही डालना है, स्लैश अकाउंट आना चाहिए, मतलब जो एक्चुअल डोमेन है उसके बाद कौन सा रिसोर्स है जहाँ पे लॉगिन हो रहा है, जहाँ पर लॉगिन का लॉजिक है, उसके बाद आपको कॉलन देना है और पोस्ट की बॉडी डालनी है। पोस्ट की बॉडी मीन्स ये पूरी चीज जो कि बॉडी में जा रही है। व्यू स्टेट पूरा कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। एक और चीज डालनी है यहाँ पर कॉलन करके, जब लॉगिन फेल होता है तो उसका मैसेज क्या आता है वेबसाइट में। मतलब आप जब लॉगिन करोगे, जो स्ट्रिंग डिफरेंशिएट करती है एक सक्सेसफुल लॉगिन और फेल्ड लॉगिन को, तो फेल्ड लॉगिन में मुझे ये मैसेज आ रहा है लॉगिन फेल्ड, अब सक्सेसफुल लॉगिन में तो नहीं आएगा, ठीक है? तो इसको आपको बताना है हाइड्रा को कि जब लॉगिन फेल हो रहा है तो ये मैसेज आना चाहिए। अगर ये मैसेज किसी रिस्पॉन्स में नहीं आता है तो मतलब वो लॉगिन करेक्ट है, वही आपका यूजर नेम और पासवर्ड है, और जब भी लॉगिन फेल होगा तो ये मैसेज आएगा। अब ये चीजें हो गई, अब आपको पोजीशन सेट करनी है पासवर्ड और यूजर नेम की। तो मैं देख रहा हूं यहां पर पासवर्ड मेरा यहां पर है, तो मैं इसको ही पोजीशन बनाऊंगा। इसका एक प्लेस होल्डर है, ऊपर ऊपर वाला साइन, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये ऊपर वाला जो एरो का साइन होता है उस पर आपको एनक्लोज करना है पास डाल के। और यूजर नेम आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको डालना है ऊपर वाला साइन, फिर से यूजर। तो अभी हमारा कमांड बन चुका है, इसको आप रन कर सकते हो और ये आपको पासवर्ड उठा के दे सकता है अगर आपके वर्ड लिस्ट में होगा तो, और यूजर नेम एडमिन होगा तो ऐसे आप हाइड्रा के कमांड बनाते हो। लेट्स सी ये कितने टाइम में क्रैक करता है या कर भी पाता है कि नहीं। और यहाँ पर आप फिर से जाओगे तो आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएगा कि ये कर क्या रहा है। स्पेसिफिक रिक्वेस्ट बनानी है आपको, तो जैसे यहाँ पर इसने बोला है ना, मैंने सेम वही काम किया है। फॉर्म पोस्ट के बाद एंड पॉइंट डाला है इसने, जैसे वर्डप्रेस के लिए कर रहा है ये, तो वर्डप्रेस के लिए WP लॉगिन होता है .php। उसके बाद जो पोस्ट बॉडी जाती है वो ये जाती है, ये पूरी जाती है, यहाँ तक पूरी जाती है। और जो सक्सेस मैसेज है ये एस से आप बता सकते हो कि सक्सेस मैसेज क्या होना चाहिए, कैपिटल एस। मतलब अगर रिस्पॉन्स में पूरी रिस्पॉन्स बॉडी जो कि पूरी HTTP की बॉडी है, उस पूरी बॉडी में अगर लोकेशन आता है, लाइक लोकेशन का जो हेडर होता है वो आता है, मतलब आप रिडायरेक्ट हो रहे हो, वापस उसी पेज पे नहीं आ रहे हो। उसी पेज पे नहीं आ रहे हो मतलब आपका लॉगिन हो चुका है, आप डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो रहे हो। तो उसी को यहाँ पर मैं कैपिटल एस, मतलब सक्सेस स्ट्रिंग चेक करने के लिए कैपिटल एस इक्वल टू लोकेशन, अगर ये आता है रिस्पॉन्स में कहीं भी तो सक्सेस है, मतलब वही पासवर्ड है हमारा, ठीक है? तो अब हम वापस हमारे हाइड्रा पर आ चुके हैं और इसने पासवर्ड निकाल के दे दिया है। देखो यहाँ पे बहुत जल्दी निकाल दिया इसने, लॉगिन एडमिन और पासवर्ड ये है। तो इसको अब ट्राई करो, लॉगिन पे लॉगिन होता है कि नहीं। अगर सही होगा तो हो जाएगा, देखो हो गया है। तो यही पासवर्ड है इसका, हाइड्रा से क्रैक कर लिया हमने, बहुत ही ईजी था। यही पासवर्ड शायद आपको पूछा है इसने, यहाँ पर तो नहीं है। चूज अ पासवर्ड एंड गेन क्रेडेंशियल्स, तो ये होगा।
सबमिट कर दो, मतलब ठीक है, हो गया पासवर्ड क्रैक। यूजर नेम इज एडमिन, देखो इसने बोल दिया यूजर नेम एडमिन ही है, मतलब आपको गैस भी नहीं करना है। सो ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं कॉम्प्रोमाइज, जो मेन मशीन का ओएससीपी वाला जो पार्ट है वो अब आ रहा है यहाँ पे। सो अब मैं आपको यहाँ पर जो वॉक थ्रू दिया हुआ है ट्रैक में वो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप खुद से करो तो बेटर है, खुद से इन्यूमरेट करो, खुद से लॉजिक लगाओ। तो यहाँ पर मैं एडमिन एज एन एडमिन लॉग इन हो चुका हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो कि अगर आपको फाइल अपलोड करनी है तो फाइल अपलोड आरसी ले सकते हो, आप एलएफआई कर सकते हो, जो भी आप सोच सकते हो यहाँ पर वो करो, एक्सप्लोर करो ऐप को। सबसे पहले तो मेरा दिमाग ये होगा कि अगर कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क है, पब्लिक सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, जैसे कि इसने लिखा हुआ है ये ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है ब्लॉगिंग के लिए। ओपन सोर्स में सबसे पहले दिमाग में आपके क्या आता है कि अगर ओपन सोर्स है तो उसके पब्लिक एक्सप्लॉइट्स भी होंगे, बहुत सारे वर्जन्स होंगे, उसके एक्सप्लॉइट्स भी होंगे। तो सबसे इजी वही है कि आप एक्सप्लॉइट्स ढूंढो। तो हम भी यहाँ यही करेंगे, इस ब्लॉग इंजन के लिए पब्लिक एक्सप्लॉइट्स ढूंढेंगे इस वर्जन के लिए, क्योंकि आपको वर्जन भी मिल चुका है। तो 3.3.6 वर्जन के लिए हम एक्सप्लॉइट्स ढूंढते हैं हमारे सर्च एक्सप्लॉइट से, ब्लॉग इंजन 3.3.6। तो कुछ एक्सप्लॉइट्स मिले हैं हमको यहाँ पे। यहाँ पर सी शार्प वाला एक एक्सप्लॉइट है, मतलब मैंने आपको बताया था कि ये विंडोज़ मशीन है तो इसमें डॉट नेट रन हो रहा है और ये ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म भी डॉट नेट बेस्ड है। ये सी शार्प वाला एक्सप्लॉइट है, बाकी सारे पाइथन वाले हैं। तो मेरा तो ये प्रेफरेंस है कि आप पाइथन वाला यूज़ करो, क्योंकि आपको डायरेक्टली आप उसको लगा सकते हो और आपको एक वन क्लिक एक्सप्लॉइट मिलता है, आपको रिवर्स शेल भी मिल जाता है डायरेक्टली, बस आप ऑप्शंस दो। तो ये वाला मैं कॉपी करूंगा, सर्च एक्सप्लॉइट -m, तो आपकी डायरेक्टरी में आ जाएगा, करेंट डायरेक्टरी में। सो इसको हम पाइथन 3 करके रन करते हैं, देखते हैं कि ये क्या क्या मांगता है। तो ये सिर्फ एक चीज़ मांग रहा है, टारगेट। जो आपकी टारगेट मशीन की आईपी है वो दे दो, 10.10.30.135। ओके, कुछ इश्यू है इस स्क्रिप्ट में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ यहाँ पर अंधाधुन एक्सप्लॉइट चलाने नहीं है। ओएससीपी में लोगों का यही माइंडसेट होता है कि पब्लिक एक्सप्लॉइट तो होगा, बस जो ऑप्शन मांग रहा है वो दे दें। लेकिन कभी कभार ऐसे इश्यूज आ सकते हैं, अगर आपको कोड रीड करना पड़ा तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि थोड़ा बहुत कोड रीड करना पड़ेगा। मतलब आपको कोड में ये पता करना है, कोई कोई एक्सप्लॉइट्स ऐसे होते हैं कि आपको इतना अच्छा यूसेज नहीं देते हैं जैसे इसने दिया है। आपको बस वहां पर जाना है, कोड में, कोड में देखना है, वो हार्ड कोडेड होता है। कोड में आईपी हार्ड कोडेड होगी, पोर्ट हार्ड कोडेड होगा, तो उसको आपको चेंज करना है। यूजुअली आईपी और पोर्ट ही चेंज करते हो आप ओएससीपी में। लेकिन फिर भी अगर ऐसे एरर्स आते हैं, आपका एक्सप्लॉइट काम नहीं कर रहा है, तो प्लीज कोड रिव्यू करो, एक्सप्लॉइट रिव्यू करो और अपने लॉजिक से काम लो, आप दिमाग खुला रखो। ठीक है, मैं यहाँ पर कोड को रिव्यू करता हूँ कि कर क्या रहा है ये कोड। नॉलेज के लिए बहुत सही है ये, प्लीज कोड को रिव्यू कर लेना। यहाँ पर पाइथन फाइल है, अगर आपको पाइथन पढ़नी आती है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये कर क्या रहा है। सो यूजुअली अगर एक्सप्लॉइट डीबी से कोई कोड आता है, कोई एक्सप्लॉइट आता है, तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स होती हैं। टाइटल है डायरेक्टरी ट्रेवर्सल प्लस आरसीई, मतलब आरसीई के लिए डायरेक्टरी ट्रेवर्सल का यूज़ किया जा रहा है। और वेंडर का होम पेज है, ऑथर कौन है इसका, कौन कौन से वर्जन पे टेस्ट किया गया है, 3.3.6 जो हमारा है, सीवी का नंबर क्या है, 2019 में आया था ये। यहाँ पर एंड पॉइंट्स दिए गए हैं कि कहाँ पे एपीआई अपलोड से आप कुछ अपलोड कर सकते हो। ऐसा मैं सोच रहा हूँ अभी, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मेरा इनिशियल इंस्टिंक्ट ये बोल रहा है कि /API/अपलोड से कुछ आप फाइल अपलोड करोगे, फिर उसको आप इंक्लूड करोगे, जिससे आरसी मिलता है, जिससे वो फाइल एग्जीक्यूट होती है। मतलब आपको कोई स्क्रिप्ट अपलोड करनी है जो डॉट नेट के लिए कंपैटिबल हो एज अ सर्वर स्क्रिप्ट, जो डॉट नेट एज अ सर्वर स्क्रिप्ट की तरह ट्रीट करे। तो यहाँ पर देखो, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, यूजिंग एन अकाउंट दैट हैज परमिशन टू एडिट पोस्ट, जो हमारे पास है, मतलब हम एडमिन है तो कुछ भी कर सकते हैं। अपलोड अ मलिशियस फाइल कॉल्ड postview.ascx, इस नाम से हमको कोई फाइल अपलोड करनी है। उसके बाद डायरेक्टरी ट्रैवर्सल टू अपलोड द शेल इनटू द कस्टम थीम्स डायरेक्टरी। मतलब एक्चुअली यहाँ पर आप पोस्ट रिक्वेस्ट देखोगे तो ये एक्शन कुछ फाइल अपलोड कर रहा है, और यहाँ पे ये इस नाम से डायरेक्टरी में, इस डायरेक्टरी में अपलोड कर रहा है, जो कि कस्टम थीम्स के अंदर है, मतलब थीम्स एज अ थीम यहाँ पर अपलोड हो रही है फाइल।
फाइल का नाम postview.acsx है, जो कि यही नाम रखना है क्योंकि यही नाम सर्वर पे भी होगा, सर्वर की फाइल का यहीं पे लॉजिक होगा कस्टम थीम इंपोर्ट करने का। आप उसको रिप्लेस कर रहे हो। postview.acsx एक थीम फाइल होगी जो अगर इंक्लूड होती है किसी थीम में तो आपका कस्टम कोड रन कर सकती है, तो आप उसी फाइल को रिप्लेस कर रहे हो। यहाँ पर पूरा शेल दिया हुआ है सी शार्प में, ये पूरा शेल दिया हुआ है, देखो command.exe, और सॉकेट दिया हुआ है lhost4445, मतलब इस मशीन पे कनेक्ट होगा ये, तो पूरा ये रिवर्स शेल ही है और यही फाइल अपलोड हो रही है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि कैसे क्या करना है, मतलब क्या ऑप्शन देने हैं इस एक्सप्लॉइट को, और ये पूरा काम खुद से कर लेगा। आपको पाइथन का कोड लिखना आना चाहिए अगर आपको ये समझना है, तो मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो तरीका है पीओसी का, जो पूरा कंसेप्ट है इस एक्सप्लॉइट का, वो मैं आपको बता दिया कि हम एक फाइल अपलोड कर रहे हैं, जो फाइल अपलोड की फंक्शनैलिटी है उसको अब्यूज़ करके एक आर्बिट्ररी फाइल अपलोड कर रहे हैं जो कि मेंट नहीं है अपलोड करना, और उसको एक नाम से अपलोड कर रहे हैं जो कि जाके कस्टम थीम्स में बैठेगा, और वही थीम जब हम लोड करेंगे तो उसमें जो कोड हमने दिया है वो एज अ सर्वर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा और जो हम चाहते हैं वो रन करवा सकते हैं। तो ये इसका छोटा सा कंसेप्ट है। तो अब आप चाहे तो मैनुअली कर सकते हो, इस एक्सप्लॉइट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मैनुअली करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको यूज़ किया जाए, मतलब कैसे आप मैनुअली इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो हमको एक फाइल चाहिए postview.scx, मैं हमेशा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसके एक्सटेंशन में। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो आप डैशबोर्ड पे जाओ, एक्सप्लॉइट क्या बोल रहा है कि आपको पोस्ट एडिट करनी है, आपको परमिशन होनी चाहिए पोस्ट एडिट करने की। तो मैं पोस्ट पे जाता हूँ, एक ही पोस्ट है यहाँ पे, इस पोस्ट को हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, देखो। यहाँ पर इसका कंटेंट है पूरा, ये इमेज है, तो ये इमेज कहीं से तो आई होगी, इमेज को अपलोड किया गया होगा। तो जैसे इस इमेज को अपलोड करते हैं वैसे ही हम कोई और फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, अगर आप देखोगे तो इंसर्ट लिंक, इंसर्ट वीडियो, इंसर्ट कोड। तो लास्ट में अगर आप जाओगे तो फाइल मैनेजर का एक ऑप्शन है, तो इस पे जाओ, और यहाँ पर एक इमेज अपलोडेड है, लेकिन आपको एक और फाइल अपलोड करनी है यहाँ पे। तो उस फाइल को अपलोड करने के लिए आपको वो फाइल पहले बनानी पड़ेगी। तो जो हमने कोड पढ़ा था यहाँ पे, यही पूरा आप कॉपी कर सकते हो ये, लेकिन ये पूरा हैश वाला है तो बेटर है कि आप यहाँ से करो। ये पूरा शेल है यहाँ तक, आई थिंक। ओके, ये पूरा शेल आप कॉपी कर लो और एक न्यू टेक्स्ट फाइल बनाओ, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो, और इस फाइल का नाम क्या रखना है आपको, या आप रख सकते हो नहीं, रखना ही है, यही रखना है, तभी आप इसको एक्सप्लॉइट कर पाओगे। ASCX, यही इस फाइल का नाम देना है आपको, postview.ascx। सेव कर लो। और एक चीज़ डालना मत भूलना यहाँ पे, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी पड़ेंगी, जो कि पाइथन से आपने कॉपी करा है, तो वो दिक्कत हो सकती है आपको सिंटैक्स में। तो सबसे पहले तो आप ये सारा एल होस्ट वगैरह जो है वो हटा दो, एल पोर्ट भी हटा दो। एल पोर्ट आपको न्यू नंबर देना है, न्यूमरिक देना है। तो मेरा जो रिवर्स शेल होगा वो 4444 पर आएगा मेरी मशीन में, और अपनी ट्राइहैकमे की आईपी देख लो खुद की मशीन की, 10.17.8.195, ये मैं दे रहा हूँ। शायद सिंटैक्स सही होना चाहिए इसका, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि ये पूरा कलर में नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैंने एक लाइन, दो लाइन यहाँ पर छोड़ दी है, तो ये भी आपको डालनी पड़ेगी वहाँ पे। नीचे आ जाएगी ये, आई थिंक दिस इज इट, यही है आपको जो अपलोड करना है। अब इस फाइल को अपलोड करते हैं हम इस फीचर से, फाइल मैनेजर। मैं जाता हूँ फिर से CTF टीच। ये हमारी postview.acsx है, इसको अपलोड कर दो। अपलोड हो चुकी है ये, ASC, सॉरी। अब क्या करना है, आप जाओ अपने एक्सप्लॉइट पे फिर से, और यहाँ पर फिर से स्क्रॉल करते हैं ऊपर। अपलोड अ मलिशियस फाइल हो चुकी है, एक्सप्लॉइट द डायरेक्टरी ट्रेवर्सल टू अपलोड द शेल इनटू द कस्टम थीम्स। हमने डायरेक्टरी ट्रेवर्सल किया नहीं था अपलोड करते टाइम, यहाँ पर हमने मैनुअली किया है, तो हम वो कर नहीं सकते, हम चेंज नहीं कर सकते जो भी डिफॉल्ट में सेंड हो रहा है, जो डायरेक्टरी सेंड हो रही है, तो उसके लिए आपको बर्ब से इंटरसेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो जिस्ट है वो क्या है, कि आपको कस्टम थीम्स स्लैश कस्टम स्लैश थीम्स, जो थीम लोड हो रही है उस थीम में आपको ये फाइल रिप्लेस करनी है।
लेकिन अगर आप थोड़ा और नीचे आते हो ना, तो एक और यहाँ पर हिंट है कि द आरसीई कैन बी ट्रिगर्ड बाय सेटिंग द थीम पैरामीटर टू आरसीई टेस्ट आर होस्ट जो आपका टारगेट है स्लैश क्वेश्चन मार्क थीम, मतलब थीम एक गेट पैरामीटर है और थीम इक्वल टू आरसीई टेस्ट। आरसीई टेस्ट उसका नाम है जो आपने थीम का यहाँ पर नाम रखा है, मतलब यहाँ पर आप ऊपर जाओगे, देखो यहाँ पे आरसीई टेस्ट, तो इसने नाम रखा है इस थीम का और इसने अपलोड किया है। ये आरसीई टेस्ट को आपको इंक्लूड करना है। आरसीई टेस्ट एक फोल्डर है, ठीक है, डर पाथ है, ये डायरेक्टरी है। इसके अंदर जो भी आप अपलोड कर रहे हो वो लोड होनी चाहिए, और इसके अंदर क्या लोड होगा, पोस्ट व्यू डॉट ए एस सी एक्स। तो इस डायरेक्टरी में ये हमने अपलोड किया, ये एग्जीक्यूट होता है। तो हमने तो यहाँ पर कहाँ अपलोड किया है, यहाँ पर आप देखो इसने दिया हुआ है, हमने कहाँ पर अपलोड किया है, ऐप डेटा स्लैश फाइल्स। तो सेम चीज अगर आप इसके साथ भी करोगे, आप आरसीई टेस्ट न दे करके ये वाला पाथ दोगे, तो इसके अंदर जो फाइल्स है वो तो एग्जीक्यूट होंगी ना। सेम कंसेप्ट है, पोस्ट व्यू भी एग्जीक्यूट होगा जो हमने अपलोड किया है। हमने बस आरसी टेस्ट, हमने बस यहाँ पर कस्टम थीम्स पर अपलोड नहीं किया है, हमने कहीं और किया है। तो वही सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो हम देखते हैं पहले लिसनर सेट करके कि हमको मिलता है क्या शेल। तो आर एल रैप एन सी एल एन पी 4444 हमने डाला था। तो लेट्स सी हैक पार्क, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे रूट में ही आपको एक गेट पैरामीटर देना है, थीम इक्वल टू, आप यहाँ पर दे दो ऐप, कॉपी कर लो वहीं से तो बेटर रहेगा, तो कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट। अब इसके अंदर जो भी फाइल्स हैं वो तो लोड होनी चाहिए ना। सो लेट्स सी, ओके, नहीं हुई है लोड, कुछ गड़बड़ है हमारे, शायद मे बी हमारे पेलोड में। मुझे एक चीज का डाउट है कि ये जो टिल्डे साइन होता है यहाँ पे, ये होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, होम डायरेक्टरी। लेकिन क्या पता ये प्रोसेस ना कर पा रहा हो इसको। अगर रिलेटिव पाथ होगा तो मैं डॉट डॉट स्लैश करके भी इसको लिख सकता हूँ। तो एक डॉट डॉट स्लैश करो, उसमें नहीं आया शेल तो दूसरी बार करो, ऐसे करके आप करते जाओ, मतलब जब भी होगा तो होगा ही। देखो यहाँ पर आ चुका है। सो रिवर्स शेल मिल चुका है हमको, 2 बार डॉट डॉट स्लैश डाला तो वो होम को, टिल्डे को ठीक से ले नहीं रहा था, तो हमने किया क्या किया, मतलब इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया कि अगर टिल्डे होम नहीं है तो ये क्या क्या दिखा रहा है। मतलब रिलेटिवली ऐसा बोल सकते हैं कि ये वेब डायरेक्टरी है, वेब का रूट रूट पाथ है। वेब का रूट पाथ इसके लिए टिल्डे है, वरना जो हम यहाँ दे रहे थे, यहाँ पर जो टिल्डे का मीनिंग है वो होम है, तो दोनों में डिफरेंस था, इसके लिए वो ले नहीं रहा था। इसके कारण हमने रिलेटिव पाथ यूज किए हैं। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर इस डायरेक्टरी में एक फाइल अपलोड की जो कि थीम को लोड करती है, मतलब जो लॉजिक रिटर्न है जो कि एप्लीकेशन ये वाला कंसिडर करता है उस फाइल को एज अ थीम लोडर या थीम व्यूअर। तो उसको हमने अपलोड किया। उसमें मलिशियस डेटा थी, मलिशियस कोड था जो कि यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है थीम के अंदर। हमको रिवर्स शेल मिल चुका है इनिशियली, इनिशियल एक्सेस है हमारे पास। तो लेट्स गो देयर। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने हैं। वर्जन ऑफ ब्लॉग इंजन क्या है, 3306। वर्जन ऑफ ब्लॉग इंजन क्या है, तो 3.3.6.0, ये देख लिया हमने। और सीवी आप लिख सकते हो, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमने देखा था उस एक्सप्लॉइट में कि सीवी लिखा हुआ था, तो वो लिख लेना। पब्लिक एक्सप्लॉइट वेब सर्वर रनिंग एज, हु इज द वेब सर्वर रनिंग एज, तो यहाँ पर हु एम आई करो तो पता चल जाएगा। आई आई एस ऐप पूल, वो तो हमने वहां पर अबाउट पेज में भी देखा था अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। लेकिन यहाँ पर आप डाल दो इसको। अब आते हैं प्रिवास्क पे। एक काम हो गया इनिशियल एक्सेस का, अब आते हैं प्रिवास्क पे। तो प्रिवास्क को मैं बहुत ही मैनुअल तरीके से बताऊंगा आपको, जैसे कि हम जनरली ओएसपी में करते हैं। मैं रेकमेंड हमेशा यही करता हूं कि आप मैनुअल एन्यूमरेशन करो पहले जितना हो सके। अगर आपको मैनुअल में नहीं मिल रहा है तो आप जाओ कुछ ऑटोमेटेड टूल्स के लिए लाइक विनपीस, तो मैनुअली करके देखो। जो मोस्ट कॉमन पाथ्स हैं वो आप ट्राई करके देखो जो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा जो शेल हमको मिला है एनसी वाला थोड़ा सा अनस्टेबल है। तो आप एक काम और कर सकते हो, एनसी को इस सिस्टम पे, सी टेम्प में होता है शायद, सी विंडोज टेम्प या टेम्प, कुछ तो होता है, टेम्प कहीं तो होता है। आई थिंक ये नहीं है, तो सी विंडोज टेम्प होगा फिर। या आ चुके हैं हम विंडोज टेम्प पे, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो
जो आपको डालनी है फाइल्स, जो आपको अपलोड करनी है इस मशीन पे, तो सर्ट यूटिल का यूज़ कर सकते हैं हम। मैंने यहाँ पर शायद पहले बताया होगा आपको कि सर्ट यूटिल क्या होता है। विंडोज़ में फाइल कोई भी डाउनलोड करके, कोई भी बाइनरी डाउनलोड करके आप प्लेस कर सकते हो करेंट डायरेक्टरी में या किसी भी डायरेक्टरी में। तो यहाँ पर मेरे पास टूल है nc.exe, nc64.exe। कौन सा यूज़ करना है आपको सिस्टम के आर्किटेक्चर से पता करना पड़ेगा। सो यहाँ पर सिस्टम इन्फो से पता करते हैं सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है, 64 बिट है कि 32 बिट है। ये है 64 बिट, देखो यहाँ पे। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2012 डला हुआ है, ओएस का वर्जन ये है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चंस हैं इस मशीन पे, तो ट्रैकमेप के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए आंसर आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ आंसर कर देना आप। सो ओरिजिनल इंस्टॉल डेट क्या थी वो भी आपको आंसर करना है, वहाँ पर क्वेश्चन है। सिस्टम का बूट टाइम क्या है वो वगैरह वगैरह आप कर सकते हो, लेकिन हमारा कंसर्न ये है 64 बिट है। तो उसके लिए सर्ट यूटिल URL कैश HTTP 10.17.8.195 आपको NC64 जो मेरे मशीन पे है वो डाउनलोड करके यहाँ पर NC के नाम से स्टोर कर दो, कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। सो पहले तो मुझे सर्वर चालू करना पड़ेगा अपना पाइथन m http.server। सो लेट्स डाउनलोड दिस। ओके, क्वेरी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सो nc.exe हमारे पास आ चुकी है, तो इसी का हम यूज़ करके nc.exe -e क्या रन करना है, cmd.exe ये आपको मिलना चाहिए। और आप होस्ट क्या दोगे, अपना अटैकर मशीन एल होस्ट और पोर्ट 4444, सॉरी 445 दे दो। वैसे 4444 भी दोगे तो वो भी काम करेगा क्योंकि पोर्ट रिलीज हो चुका है। सो RL रैप NCLVNP 4445, तो एक स्टेबल, मोर स्टेबल शेल आपको मिल सकता है अगर आप ये करते हो तो। कहाँ पर था, यहाँ पर था। ओके, अब ये आ चुका है हमारे पास एक बेटर शेल, तो इसके साथ हम काम कर सकते हैं। सो लेट्स इन्यूमरेट कि हम और क्या क्या कर सकते हैं इस मशीन पे। तो सबसे पहले तो मैंने सिस्टम इन्फो बता दिया, अगर कोई कर्नल एक्सप्लॉइट होता है तो आप कर सकते हो, लेकिन ये मशीन बहुत पैच्ड है, 8 हॉट फिक्सेस अप्लाइड है और विंडोज सर्वर 2012 है, तो आई डाउट कि यहाँ पर कर्नल एक्सप्लॉइट काम करेंगे। और ट्रैकमी के मशीन्स पे कर्नल एक्सप्लॉइट होते भी नहीं है, वो ऑफसेक के लैब्स में हो सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं होते हैं। तो एक और चीज़ है, हुएमआई करके आप हुएमआई प्रिव करके पता करो कि आपके पास ऐसी इम्पर्सनेट है क्या। देखो ऐसी इम्पर्सनेट है यहाँ पे, तो मैं जूसी पोटैटो को पोटेंशियली यूज़ कर सकता हूँ इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। जूसी पोटैटो एक बाइनरी है जो कि डिफ़ॉल्ट सर्विसेज हैं विंडोज़ में, उनको एक्सप्लॉइट करता है, इम्पर्सनेट करता है बेसिकली एक यूज़र को, जिस यूज़र के बिहाफ में आपको शेल चाहिए। तो उसके कुछ आईडीज़ होते हैं जो कि एक्सप्लॉइट करता है, तो उसकी कोई डिटेल है जो मैंने शायद बताई है या बताऊंगा आगे चल के। तो ये एक तरीका है जो आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये तरीका मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि ये तरीका करके देखो कि इससे आपको एक प्रिविलेज्ड शेल मिलता है कि नहीं। लेकिन इस वीडियो में आज हम एक दूसरा तरीका यूज़ करेंगे जो कि मैंने नहीं बताया है पहले, जो कि इंटरेस्टिंग होगा। सो एक और तरीका होता है, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं विंडोज़ प्रीवैस के, एक एक करके आपको मशीन्स पे पता चलते जाएंगे। लेकिन एक तरीका होता है, विंडोज़ में कुछ सर्विसेज होती हैं जो कि पीरियोडिकली चलती हैं, एक पीरियोडिक इंटरवल में, हर 2 मिनट हर 5 मिनट ऐसे, जो कि कुछ बाइनरी या कुछ प्रोग्राम को रन करती हैं हर पीरियड पे। तो अगर वो प्रोग्राम आप रिप्लेस कर दो खुद के कोड से तो वो आपका रन होते रहेगा। और अगर वो सर्विस किसी एडमिन के प्रिविलेज से या एस्केलेटेड प्रिविलेज से चल रही होगी तो उसका ही शेल आपको मिलेगा। अगर आपको उस सर्विस पर राइट का एक्सेस है तो ही ये पॉसिबल है। तो ये काम आप कर सकते हो, विंडोज में सर्विसेज को क्वेरी करो और ऐसी सर्विस ढूंढो जो कि प्रिविलेज्ड यूजर के फॉर्म में चल रही है और उस पर आपका राइट एक्सेस है। मतलब आप सर्विस को एडिट करके कुछ बाइनरी पाथ चेंज कर सकते हो या जो चीज़ वो रन कर रहा है उसको चेंज कर सकते हो। तो ऐसे आप अगर करना चाहते हो तो ऐसी एक कमांड होता है सर्विस क्वेरी करने के लिए, SC क्वेरी स्टेट ऑल, मतलब रनिंग हो, स्टॉप्ड हो, स्टार्टेड नहीं है, सारी सर्विस हमको क्वेरी करनी है। सो इसको रन रन कर दो, बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी आपको, बहुत सारे डिफ़ॉल्ट सर्विसेज होती है विंडोज़ में जो कि आप यूज़ नहीं कर सकते हो एक्सप्लॉयटेशन में, वो रैबिट होल्स हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सर्विस आपके लिए काम आ सकती है। ये देखो ये डिफ़ॉल्ट है, मतलब मैं अपने खुद के इंस्टिंक्ट से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इतने सारे मशीन सॉल्व करी हैं तो मुझे पता है कि ये वाली डिफ़ॉल्ट होती है। ये वाली भी डिफ़ॉल्ट होती है, Win32 शेयर प्रोसेस, विंडोज़ ड्राइवर फाउंडेशन,
इससे आपको पता चल सकता है विंडोज़ ड्राइवर फाउंडेशन मतलब ये डिफ़ॉल्ट होगा। विंडोज़ अपडेट ये भी डिफ़ॉल्ट होता है। WS सर्विस, विंडोज़ स्टोर सर्विस, WS सर्विस ये मैंने सुना नहीं है कभी, विंडोज़ स्टोर सर्विस। अगर आप चाहे तो इसको और एन्यूमरेट कर सकते हो। WPD बस इनम ये भी डिफ़ॉल्ट होती है। और बहुत सारे ऐसे हैं WinRM वगैरह जो कि डिफ़ॉल्ट चलते हैं। कुछ ऐसे सर्विसेज होती हैं जो कि आप कर सकते हो, जो कि आप पता कर सकते हो कि ये इसका पाथ क्या है, वो कौन से पाथ पे इसको कौन सी बाइनरी पे रन कर रहा है। अगर किसी एक सर्विस के बारे में अगर आपको जानना है डिटेल में तो SC QC और एक सर्विस का नाम दे दो जो हमने अभी देखा WS सर्विस। यहाँ पर देखो कि इसका बाइनरी पाथ नेम क्या है, तो ये SVC होस्ट है। मतलब SVC होस्ट एक बाइनरी पाथ है जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, तो उसको आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो मोस्ट कॉमनली, तो इसको आप छोड़ दो। बाकी चीज़ें देखो आप, W मैनेजमेंट, विंडोज़ स्केड्यूलर ये एक सर्विस है सिस्टम स्केड्यूलर की, ये विंडोज़ की नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट नहीं है विंडोज़ में जो आती है। तो विंडोज़ स्केड्यूलर इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसका बाइनरी पाथ क्या है। ओके, सी प्रोग्राम सिस्टम W सर्विस डॉट exe, तो ये बाइनरी पाथ डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये विंडोज़ के अंदर नहीं है। सी विंडोज सिस्टम 32 के अंदर मोस्टली सर्विसेज होती हैं जो आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, लेकिन ये जो है वो विंडोज़ के अंदर नहीं है। एक नॉर्मल यूज़र भी पोटेंशियली इसको चेंज कर सकता है। और ये ऑटो स्टार्ट भी है, मतलब ये हर पीरियड में हर कुछ सेकंड्स या मिनट्स में ये रन हो रही है। तो ये हमारा पोटेंशियल टारगेट हो सकता है। आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है सिस्टम पे जो कि ये सर्विस रन कर रहा है। तो उसके लिए आपको पता करना है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं आपके विंडोज़ के सिस्टम पे। तो प्रोग्राम्स चेक करने के लिए सी के अंदर एक डायरेक्टरी होती है प्रोग्राम फाइल्स, तो इसके अंदर आप चेक करो कि कौन सी मतलब एक अनकॉमन सी डायरेक्टरी है। अमेजॉन नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज़ मेल सारी विंडोज़ वाली हैं, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। हमको ढूंढना है सिस्टम स्केड्यूलर नाम से अगर कोई फोल्डर होगा तो CD C प्रोग्राम फाइल्स तो होता ही है, लेकिन एक प्रोग्राम फाइल्स x86 भी होता है जिसमें 32 बिट के प्रोग्राम्स होते हैं। इसको कोड करना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ पर देखो कि इसमें कुछ है क्या, कॉमन विंडोज माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट सिस्टम स्केड्यूलर। इस सिस्टम स्केड्यूलर को ही आपको चेक करना है कि इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पर मिल गया, अब इसके अंदर जाओ। इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स है, देखो कुछ exe फाइल्स हैं, इसकी बाइनरी कुछ होंगी, इंस्टॉलेशन फाइल्स होंगी, कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होगी। तो सिस्टम स्केड्यूलर काम क्या करता है ये आपको पहले पता करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ इंटरनेट पे सर्च किया था इसके बारे में, तो ये पता चल रहा था कि जो लिनक्स में क्रॉन जॉब्स होते हैं ना, उसके जैसा ही है ये कि कुछ पीरियड में कुछ काम करना है विंडोज़ में, कुछ फाइल बैकअप करनी है, कुछ डिलीट करना है, कुछ मैसेज भेजना है, कुछ नेटवर्क एक्टिविटी करनी है, कुछ मेमोरी के साथ काम करना है। तो ये सब काम कर सकते हैं इसमें। और ये जो exe फाइल्स है ना यहाँ पे, यही वो फाइल्स होती हैं जो ये पीरियोडिकली रन करता है, जो कि हर कुछ इंटरवल पे रन होती है। तो अगर इसको हम चेंज कर पाएँ या ओवरराइट कर पाएँ अपनी फाइल से, अपने रिवर्स शेल से, तो हमको एक प्रिविलेज्ड रिवर्स शेल मिलेगा। लेकिन पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि इस डायरेक्टरी पे आपको राइट परमिशन है या नहीं। उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ICACLS, ये कमांड होता है विंडोज में कि आपको परमिशन पता करनी है किसी फोल्डर में आपको कौन कौन सी परमिशन है, रीड है, राइट है, तो इसे आप चेक कर सकते हो। मैं डॉट पे करूंगा मतलब इसी फोल्डर पे। एवरीवन, एवरीवन हैज OI, इसका मतलब क्या होता है? देखो OI का मतलब है ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, मतलब जो पेरेंट फोल्डर है उसकी परमिशन को ये इनहेरिट कर रहा है, ये वाला फोल्डर, ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स को इनहेरिट कर रहा है। तो प्रोग्राम फाइल्स जनरली बहुत रेस्ट्रिक्टेड होती हैं राइट एक्सेस में, तो कोई हमारा ज्यादा काम हो रहा नहीं है यहाँ पे। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, M है यहाँ, एवरीवन को M एक्सेस है। M का मतलब होता है मॉडिफायर, मतलब कोई भी इस सिस्टम पे जो भी यूजर है, कोई भी यूजर हो सकता है, एडमिन हो चाहे न हो, गेस्ट भी हो, हर किसी को मॉडिफाई एक्सेस है। मतलब मैं तो एक सर्विस अकाउंट हूं ना, मैं तो कोई इस सिस्टम पे जो यूजर हैं वो भी नहीं हूं मैं। सिस्टम पे कौन कौन से यूजर हैं वो आप नेट यूजर से पता कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर है, गेस्ट है और जेफ है। तो जेफ एक यूजर है, जो मैं जेफ नहीं हूं, मैं एक IIS ब्लॉग है जो एक सर्विस अकाउंट है जिससे वेब सर्वर चल रहा है, तो उसको भी एक्सेस है मॉडिफाई करने का इस डायरेक्टरी में। मॉडिफाई करने का मतलब है जो भी फाइल बनी हुई है उसको एडिट करके आप राइट कर सकते हो यहाँ पे और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो।
एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, मतलब एग्जीक्यूट खुद नहीं कर सकते हो, लेकिन जो हो रहा है वो तो सर्विस से हो ही रहा है ना, तो एग्जीक्यूट तो हो ही रहा है, तो आप मॉडिफाई कर दोगे ना कुछ भी, तो आर्बिट्ररी चीजें आप रन करवा सकते हो यहाँ पे। तो ये मैनुअल तरीका है एन्यूमरेट करने का कोई भी चीज। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पाथ दिख रहा है जो मुझे ले जा सकता है पोटेंशियली प्रिविलेज एस्केलेशन तक। तो यहाँ पर इस फोल्डर में मुझे क्या मॉडिफाई करना है पहले ये पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक फोल्डर है यहाँ पर इवेंट्स, मतलब आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सी फाइल जो है बार बार रन हो रही है एक सर्विस के अंदर जो आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो सीधी जाओ इवेंट्स पे, यहाँ पर आपको लॉग्स मिलेंगे, यहाँ पे लॉग, यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर का फ्लैग FLG नाम से कुछ है, इसको कैट कैट तो नहीं होता यहाँ पे, टाइप होता है, फ्लैग नहीं है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमारे काम की नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी फाइल है, एक लॉग नाम से फाइल है, तो लॉग चेक कर लेते हैं। लॉग में होती हैं चीज़ें जो कि बार बार रन हो रही हो, वो चीज़ें लॉग में होती हैं। यहाँ पर देखो कि प्रोसेस जो है वो बार बार जो रन हो रहा है वो मैसेज डॉट ई है, एडमिनिस्ट्रेटर के प्रिविलेज से ये रन हो रहा है। मैसेज डॉट ई हमने पहले भी देखा था इसके पेरेंट फोल्डर में, जो फोल्डर था सिस्टम शेड्यूलर का, मैसेज डॉट ई वहां पर था। तो इसको अगर हम मॉडिफाई कर दें मैसेज डॉट ई को, इसकी जगह इसी नाम से रिवर्स शेल अपना वहां पर अपलोड कर दें, तो हमको रिवर्स शेल मिलेगा एडमिन के प्रिविलेज का। तो ये ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से देख लेता हूँ मैसेज डॉट ई इसको हमको रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले तो आप इस फाइल को बैकअप कर लो, मैसेज डॉट ई डॉट बैक, ताकि अगर कुछ बिगड़ भी गया तो वापस से सिस्टम पे जब आओगे, जब आपका काम हो जाएगा तो वापस से इसको रीनेम करके मैसेज डॉट ई रख लेना, ताकि स्टेल्थ बनी रहे। मतलब जो जिस स्टेट पर आपने सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया था वापस उसी स्टेट पर आपको उसको डालना है, ताकि ब्लू टीमिंग वगैरह पे जो कंसेप्ट होते हैं आपको रोबस्टनेस या स्टेल्थ ऑप्स या क्लियरिंग ट्रैक्स की जो चीज़ें होती हैं वो भी करना ज़रूरी होता है। वैसे एग्जाम परस्पेक्टिव से वो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनरल प्रैक्टिस होती है जो पता होनी चाहिए आपको। तो बैकअप कर लो, REN, ओके। रीनेम करना है तो मुझे यहाँ पर फिर से देना पड़ेगा मैसेज डॉट ई डॉट बैक। सो अब इसको रीनेम किया जा चुका है, कहाँ पर है ये, या तो अब इसी नाम से मैसेज डॉट ई हमको एक फाइल रखनी है जो कि एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो एक रिवर्सल बनाते हैं हम। तो MSF वीनम से एक रिवर्सल बनाऊंगा मैं विंडोज के लिए, विंडोज, और ये होगा 64 बिट के लिए x64 शेल रिवर्स TCP, एल होस्ट मेरी IP होगी काली की, और एल पोर्ट होगा 4444, फॉर्मेट है exe, और आउटपुट में स्टोर स्टोर कर दूंगा मैसेज डॉट exe के नाम से। ओके, और इसी चीज को अब हमें डालना है इस मशीन पे टेम्प डायरेक्टरी में। ओके, तो ये वाला जो सर्वर है वो मैं बंद कर देता हूँ, मुझे यहाँ पर चालू करना है इस फाइल के लिए। तो जैसे ये बनती है इसको कॉपी करके यहाँ पर रन कर देना। ओके, ये बन चुकी है मैसेज डॉट ई और इसको हम रन करते हैं पाइथन। इसको डाउनलोड करना पड़ेगा इस मशीन पे, तो विंडोज टेम्प पे करना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं कर सकते हम। सो सर्ट यूटिल सेम मेथड http 10.17 सॉरी 10.8.195 message.exe, और इसको कहाँ डालना है, /, खैर आप यहाँ पर भी डाल सकते हो क्योंकि आपके पास मॉडिफाई एक्सेस है। तो इसी नाम से message.exe यहाँ पर आपको डालना है, इसी फोल्डर में आ जाएगा क्योंकि आपके पास मॉडिफाई एक्सेस है। तो इसके पहले कि ये रिप्लेस हो मुझे यहाँ पर रिवर्स शेल लिसनर चालू करना पड़ेगा, ताकि अगर तुरंत आ जाए तो मैं कैच कर लूँ 4444 पे। ओके, इसको रन रन करता हूँ मैं, सर्ट यूटिल कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली आई थिंक, एंड देन लेट्स वेट फॉर द शेल हियर। आई थिंक ये शायद यहाँ पर आ चुका होगा मैसेज डॉट ई ओके, यहाँ आ चुका है। सो अब यहाँ पे 4444 मैंने दिया था, आई थिंक IP मैंने सही दी थी, एल होस्ट सही है, मैसेज डॉट ई भी आ चुका है यहाँ पे। लेट्स वेट फॉर द शेल, आई थिंक आना चाहिए। मैं पिछली बार इसको मैंने सॉल्व किया था तो ये बहुत तुरंत आ गया था जैसे कमांड रन किया था मैंने।
ओके। सो अब देख सकते हो कि ये कुछ टाइम पीरियड में रन होता है, मतलब कुछ मिनट, हर मिनट शायद रन हो रहा है ये। तो थोड़ी देर बाद आपको शेल आता है यहाँ पे। तो फाइनली आप चेक कर सकते हो कि कौन सा यूजर हो अभी। हु एम आई भाई। ओके, इस फोल्डर पे हु एम आई नहीं चलता, तो मैं सी में जाता हूँ, C/Windows। और इसमें अगर आ गया, System32 पे चले जाता हूँ मैं, अगर इसके अंदर आ गया तो मतलब जाहिर सी बात है कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ। अब हु एम आई करो, एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके हो आप, यही आपका कंसेप्ट है, यही आपका मोटिव होता है किसी भी बूट टू रूट मशीन को सॉल्व करने का। तो फाइनल प्रिविलेज एस्केलेशन भी हो चुका है और अब हमने ये मशीन सॉल्व कर ली है। तो यही है हैक पार्क। और ये काफ़ी नए, कुछ कुछ नए कंसेप्ट थे इस मशीन में, लाइक सर्विस एक्सप्लॉयटेशन, प्रोग्राम स्पूफिंग, इन इनसिक्योर फाइल परमिशंस, फोल्डर परमिशंस जो हमने देखा। सबसे पहले तो रिवर्स इमेज सर्च था, जो कि बहुत सिंपल था, वो एसएपी का पार्ट नहीं होगा। उसके बाद हमने चेक किया, देखा कि एक लॉगिन पेज है, यूज़र नेम गेस किया और पासवर्ड को ब्रूट फोर्स किया हाइड्रा से। तो ये पार्ट होता है ओएसपी में, ये आ सकता है। तो कॉमन पासवर्ड हमको मिला और उसके बाद लॉगिन किया हमने, एक पब्लिक एक्सप्लॉइट ढूंढा उस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए जो उस पर रन हो रहा था, और हमने मैनुअली रिव्यू किया कि वो कर क्या रहा है। हमने ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट यूज़ नहीं की है। और ये अप्रोच काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं तो हमने क्या किया, एक फाइल पहले हमने क्रिएट करी, जो कि एक स्टैंडर्ड सर्वर की स्क्रिप्ट है जो कि हम रिप्लेस कर रहे हैं सर्वर पे, और उस पर अपना रिवर्स शेल का कोड डाल रहे हैं। तो उसको अपलोड किया एज अ थीम, और वो थीम को हमने डायरेक्ट, और उस थीम को हमने फिर डायरेक्टरी ट्रैवर्सल के मेथड से यहाँ पर इंपोर्ट किया है, और जब वो एग्जीक्यूट हो रही है तो हमको रिवर्स शेल मिल रहा है। उसके बाद हमने मैन्युअली इन्यूमरेट किया है पूरे सिस्टम पे, कोई भी टूल यूज नहीं किया है। सर्विस को देखा हमने, सर्विस एक अब नॉर्मल सर्विस लगी जो कि विंडोज की नेटिव सर्विस नहीं होती है। उसका पाथ देखा, प्रोग्राम देखा, और वो कि क्या चीज़ पीरियोडिकली रन कर रही है वो देखा। और जहां पर वो फाइल प्रेजेंट थी जो पीरियोडिकली रन हो रही है, उस फोल्डर में वीक परमिशंस थी, मतलब सबको मॉडिफाई परमिशंस थी। तो कोई भी वहां पर राइट कर सकता है, कोई भी उसको चेंज कर सकता है, और वो रन हो रही थी एडमिन के बिहाफ में। तो हमने रिवर्स शेल से उसको रिप्लेस कर दिया, और वो हमको यहाँ पर मिल रहा है, जो दिख रहा है आपको वही है जो हमको चाहिए था। तो आई होप ये मशीन आपको समझ में आई होगी। बाकी के यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं, वो आप यहाँ पर सॉल्व, इसको आंसर बता सकते हो। बाकी एक और तरीका है इस मशीन को सॉल्व करने का जो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो हम एक ऑटोमेटेड टूल यूज़ कर लेते हैं, हम विन पीस जो टूल होता है वो यूज़ कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं जाऊँगा CDC विंडोज़ टेम्प पे, अगर आप वहीं करो तो बेटर है, सिस्टम फाइल्स में कुछ छेड़खानी मत करना। तो यहाँ पर मैं करता हूँ सर्ट यूटिल FURL कैश 10.70.8.195/winpiece 64 नाम से मेरे पास एक बाइनरी है इस फोल्डर में। इसको मैं बंद करके यहाँ पर फिर से चालू करता हूँ winpiece64.exe, और इसको मैं स्टोर करूंगा wp.exe के नाम से, टू सिंप्लीफाई दैट। शायद मैंने आईपी गलत दी है, ओके 10 है। सो ये विनपीस क्या निकाल के देता है वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। विनपीस भी वही देगा आपको जो अभी आपने एक्सप्लॉइट किया है। तो लेट्स रन दिस। और ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है यार, मतलब पूरा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो इससे अच्छा है कि आप किसी फाइल में स्टोर कर लो और लोकल मशीन में ट्रांसफर करके उसको एनालाइज करो किसी कोड एडिटर में सर्च कर करके। यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है जो कि काम की नहीं होती है, आपको पूरा स्क्रॉल करना पड़ता है ऐसे। तो मैं अब जाता हूँ स्टार्ट में, शुरू से देखते हैं कि इसने क्या क्या दिया है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आती है पहले तो, वो आपके पास पहले से है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं लाल में, आप चेक कर सकते हो, लेकिन कुछ कॉमन कुछ काम का है नहीं यहाँ पे। नीचे जाते हैं, परमिशंस एडमिनिस्ट्रेटर NDFS में है, कुछ काम का है नहीं। यहाँ पर यूजर्स की इंफॉर्मेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है यहाँ पे, ओके। यहाँ पर देखो एक चीज़, ऑटो लॉगन क्रेडेंशियल्स मिल चुके हैं इसको। मतलब ऑटो लॉगन में आप RDP से, आपने देखा था ना, हमने एक पोर्ट डिस्कवर किया था 3389, तो RDP पोर्ट था वो। मतलब ये एक्चुअली में पासवर्ड ही है एडमिनिस्ट्रेटर का, जिसके थ्रू आप लॉग इन कर सकते हो एज एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टली। तो ये दूसरा तरीका है प्रिवैस का। तो ऑटो लॉगन एक फीचर होता है विंडोज में, जिससे कोई भी यूजर बिना यूजर नेम पासवर्ड डाले लॉग इन कर सकता है सिस्टम पे, लेकिन ये यूजुअली एनक्रिप्टेड होता है रजिस्ट्री में,
यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट में मिला है तो ये एक दिक्कत है। क्लियर टेक्स्ट लीक ऑफ पासवर्ड या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो एडमिन के थ्रू। तो आपको बस क्या करना है, एक्स फ्री RDP या आर डेस्कटॉप यूज़ कर लो। यहाँ पे शायद हम यूज़ कर भी सकते हैं। सो आर डेस्कटॉप। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि इस मशीन पे ना TLS का जो वर्जन है वो बहुत ही नया यूज़ करने के लिए बोला जाता है। सो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपको। TLS के कुछ ऑप्शन है जो आपको सेट करने पड़ेंगे, लेकिन इससे आप कर सकते हो। मतलब यूज़र आपको पता है और पासवर्ड आपको मिल चुका है यहाँ पे, और जो मशीन की IP है वो तो है ही आपके पास। तो सर्टिफिकेट इग्नोर कर देना और TLS को डिसेबल कर देना अगर हो पाए तो, वरना TLS के कुछ ऑप्शन है वो आपको देने पड़ेंगे। आप ट्राई करो, आपका होमवर्क है। लेकिन ये एक पाथ है जो कि डेफिनेटली आपको प्रिवेस्क दे देगा। एक दूसरा पाथ है, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमने खुद से डिस्कवर किया मैनुअली, वो यहाँ पर दिखाता है कि नहीं, वो चेक करते हैं। देखो Amazon EC2 लॉन्च, ये इससे भी आप कर सकते थे। यू कैन मॉडिफाई दिस सर्विस, यू कैन स्टार्ट दिस सर्विस, यू हैव ऑल एक्सेस टू दिस सर्विस। DLL हाईजैकिंग भी हो सकती है इस सर्विस में, Amazon में। इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे पाथ है इस मशीन पे प्रिवेस के लिए वैसे। सो विंडोज शेड्यूलर भी दिखा दिया इसने जो हमने किया। DLL हाईजैकिंग, फाइल परमिशंस, एवरीवन राइट फाइल्स और क्रिएट फाइल्स। एवरीवन कैन राइट फाइल, राइट डेटा हियर और क्रिएट फाइल हियर, जो हमने देखा। तो ये भी इसने बता दिया। तो जो भी आप अगर ट्राई कर सकते हो, अगर आपको कुछ नहीं मिलता है मैनुअली तो इसको ट्राई करो, इससे आपको मिल ही जाएगा 90% केस में। लेकिन 10% केस हमेशा होगा जिसमें नहीं मिलेगा। आपको रिलाय नहीं करना है ऑटोमेटेड टूल्स में। मैंने पहले भी बताया कि मैंने ये गलती करी थी अपनी वैसे मशीन में, आपको नहीं करनी है, ठीक है। मैनुअल इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। तो आई होप आपको ये मशीन अच्छी लगी होगी, सॉल्व करने में मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, इसको शेयर करो वीडियो को जितना हो सके। बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, दिमाग लगाने में, लेकिन व्यूज़ नहीं आते तो अच्छा नहीं लगता। तो शेयर कर दो और देखो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। आगे भी और CTF वीडियो में डालते रहूँगा अगर ये इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आते हैं तो। और कोशिश यही रहती है कि आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज दूँ, गाइडेंस भी दूँ, टेक्निकल चीज़ें भी बताऊँ। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, और आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। और बस आगे के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।